मारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों की बात रुक करते हैं खबरों का। नागौर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिसकर्मी ने परिवार सहित खुदकुशी की। आपको बता दें गेनाराम है पुलिसकर्मी का नाम और गांव बागरासर स्थित अपने घर में ही फांसी लगाकर जान दी। साथ ही 6 पेज के सुसाइड नोट में एएसआई राधाकिशन पर भी आरोप लगा। उसमें परिवार को लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया और बेटे पर लगे चोरी के आरोप से भी पूरा परिवार परेशान था। साथ ही पुलिसकर्मी राधाकिशन ने चोरी के आरोप बेटे पर लगाए थे। और आपको बता दें कि 2012 में पुलिस लाइन के क्वार्टर में चोरी हुई थी। एसपी सहित आला अधिकारी फिलहाल मौके पर पहुंचे। परिजनों ने शव लेने से मना किया और कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है। इस वक्त नागौर से बड़ी खबर। पुलिसकर्मी ने परिवार सहित खुदकुशी की। गेनाराम है पुलिसकर्मी का नाम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए महेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ खुदकुशी की वजह रही? 6 पेज का सुसाइड नोट है, उससे गेनाराम में स्पष्ट कहा है कि जो 2012 में उसके पड़ोसी क्वार्टर के अंदर जो चोरी हुई थी राधाकिशन एएसआई के क्वार्टर के अंदर, उस मामले के अंदर उसके परिवार को घसीटा गया था, जिसकी वजह से वे लंबे समय से हरेसमेंट था। मामला कोर्ट में भी चला, पुलिस में भी कभी चालान केस में एफआईआर लगी। बार बार की इस प्रक्रिया के चलते वो परेशान चल रहा था। इसी के चलते और इसमें बड़ा अपडेट ये भी आ रहा है कि कुछ दिनों पहले तो उसके पुत्र के खिलाफ इस मामले के अंदर चालान भी पेश हो गया था। हालांकि ये भी स्पष्ट तौर पर नहीं है, लेकिन यही वजह मानी जा रही है कि ये जो चोरी का मामला था इस परिवार के लिए लगातार 2012 से परेशानी का सबब बना हुआ था और इसी की वजह से इन चारों ने सुसाइड किया है। जी जी, साथ ही महेंद्र, कितनी बजे ये घटना हुई है? जी, इस मामले में ये सामने आया कि तड़के 4 बजे इसने अपने परिचित को ये सुसाइड नोट व्हाट्सएप किया था। उसके बाद ये फांसी लगाई है। तो अपन माने कि आज तड़के ये घटना हुई है। जो सुसाइड नोट छोड़ने के बाद इन परिवारजनों ने, सारों ने, 4 लोगों ने फांसी लगाई है। बड़ी अपडेट ये भी है कि परिजनों ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है एएसआई राधाकिशन के खिलाफ और एक बार शव लेने से मना कर दिया। एसपी प्रिंस देशमुख और जो एडीशनल एसपी राजकुमार चौधरी सहित सारे आला अधिकारी मौके पे हैं, परिजनों से समझाइश कर रहे हैं। शव नीचे उतार लिए हैं। मौके पे जो गांव के लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो रखे हैं। जी जी, साथ ही महेंद्र, एएसआई राधाकिशन पर जो आरोप लगा है, क्या उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई अब तक? जी, अभी तक उनसे इस मामले में संपर्क नहीं हो पाया है। वो यहाँ के जो नागौर का एसपी ऑफिस है, वही जो कंप्यूटर की शाखा वहाँ कार्यरत है। काफी लंबे समय से जो एएसआई राधाकिशन है वो एसपी ऑफिस में कार्यरत है। पहले हेड कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल बाद प्रमोशन हुआ। प्रमोशन होने के बावजूद उनका तबादला भी नहीं हुआ। तकरीबन ये जो सुसाइड नोट है उसमें भी जिक्र है कि जो एएसआई राधाकिशन है वो 10-15 सालों से एक ही जगह एसपी ऑफिस में जमे हुए हैं। जी महेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिसकर्मी ने परिवार सहित खुदकुशी की। गेनाराम पुलिसकर्मी का नाम बताया जा रहा है। साथ ही गांव बागरासर स्थित अपने घर में ही फांसी लगाकर खुदकुशी की। और अब बात सत्ता के सेमीफाइनल की करते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मिशन उपचुनाव जारी है, जिसके चलते अलवर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रचार की कमान संभाली और विभिन्न समाजों के लोगों से वार्ता मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं की भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बैठक ली जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी इस वक्त साथ में मौजूद है और अलवर के पावना पैलेस में ये बैठक चल रही है। सत्ता का सेमीफाइनल जारी है। सीएम राजे मिशन उपचुनाव पर है अलवर में। इसी के चलते मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रचार की कमान भी संभाली। विभिन्न समाजों के लोगों से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे वार्ता कर रही हैं। बातचीत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जारी है। आपको बता दें पार्टी कार्यकर्ताओं की भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा बैठक ली जाएगी और साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी साथ में मौजूद है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि बैठकों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सर्व समाज के साथ चर्चा कर रही हैं। अलग अलग वर्गों में अलग अलग जातियों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। कुल 4 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग समाजों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है।
अलवर ग्रामीण, अलवर शहर, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा के जो लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और वार्ता का जो दौर है शुरू हो चुका है। और आज दिन भर सीएम राजे जो है अब अलग अलग वर्गों से बातचीत करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं। अलवर शहर में पिछले कई दिनों से कई मंत्रियों ने डेरा डाले हुए हैं। मंत्री प्रभुलाल सैनी यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री बाबूलाल वर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री हेम सिंह भड़ाना यहाँ पर मौजूद हैं और बीजेपी के कई नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी कई दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। अलवर जो है वो बीजेपी के लिए एक चुनौती बन चुकी है, चूँकि यहाँ पर कांग्रेस ने भी एक यादव उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। कर्ण सिंह यादव की यहाँ पर अच्छी छवि है, इस लिहाज से बीजेपी यहाँ पर कोई कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ना चाहती। इस लिहाज से पूरी ताकत जो है वो बीजेपी की ओर से लगाई गई है। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है और आज से बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश जो है वो सीएम राजे की ओर से की जा रही है। यही कारण है कि तमाम अलग अलग जातियों के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि बीजेपी के पक्ष में वो वोट हासिल कर सके। हमारे साथी राजेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आप कई दिनों से यहाँ पर कवर कर रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है दोनों ही पार्टियों में? जी, दोनों पार्टियां चुनाव को लेकर के, उपचुनाव को, क्योंकि सेमीफाइनल के रूप में दोनों पार्टी इसको ले रही हैं, तो कहीं न कहीं कोई सी भी पार्टी इस पूरे जो चुनाव है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इससे एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। बीजेपी सरकार के विकास के जो मुद्दे को लेकर के चल रही है उस मुद्दे का एक मैसेज देना जाएगी, क्योंकि 2018 में विधानसभा चुनाव है, तो कहीं न कहीं तीनों जो उपचुनाव है इनको जीत करके बीजेपी ये चुनाव में जाना चाहती है कि हमने विकास किया है। 4 साल में जो टेस्ट हुआ है वो टेस्ट पास किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस कोशिश में जुटी हुई है कि वो जीतकर एक मैसेज हो, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो, जिससे कि अगर जीतती है तो ये कह सके कि सरकार की विफलता है और यहाँ इसलिए हम जीते हैं कि सरकार के प्रति नाराजगी और विकास नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टियों के लिए ये तीनों जो उपचुनाव है, अलवर का उपचुनाव है, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी आगे के लिए। एक पोलराइजेशन की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, कुछ ऐसे बयान भी आए जिससे कि विवाद हो सकता है। जी, कांग्रेस के द्वारा बार बार ये चीजें उठाई जा रही है कि बीजेपी कहीं न कहीं एक स्टैंड ये पोलराइजेशन के लिए कर सकती है। बीजेपी के कई नेताओं के इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। चुनाव आयोग कल यहाँ आए थे, उनके पास कांग्रेसियों के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि भाजपा प्रत्याशी के द्वारा कुछ जो इस तरीके के वर्ड बोले गए थे उनकी शिकायतें की गई है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस को एक ये डर है कि पोलराइजेशन अगर कहीं बीजेपी कामयाब हो जाती है तो बीजेपी को सफलता मिल सकती है। तो कांग्रेस की जो एक मेन चीज है वो इसके लिए लग रही है। वहीं बीजेपी के जो कई नेताओं को ये जिम्मेदारी एक तरीके से सौंप रखी है और वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे कि कहीं न कहीं वो हिंदुत्व वाला जो मामला है वो कहीं न कहीं सामने आ सके। बिल्कुल, तो जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं उससे कहा जा सकता है कि चुनावी पारा अलवर में जो है वो लगातार तेज होता जा रहा है। मीडिया प्रभारी आनंद शर्मा हमारे साथ मौजूद है। आनंद जी, आप भी कई दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, किस प्रकार के प्रयास हैं, आप किस तरह से इस चुनाव को ले रहे हैं, क्या रणनीति आप लोगों की है? देखिए, प्रदेश में अहम 3 जगह चुनाव हो रहे हैं। पार्टी का कार्य है, हम सभी पार्टी के मेंबर हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कई पदाधिकारी, संगठनात्मक पदाधिकारी, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता यहाँ पे लगे हुए हैं। आने वाले समय में हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी यही बता रहे हैं, सभी को मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से अलवर में शानदार तरीके से काम हुआ है, संपूर्ण जिले में शानदार तरीके से काम हुआ है। जिस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मात्र ये कह रहे हैं कि मैं विकास कुछ नहीं कराऊंगा, खुल के आम वो बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं कि मैं विकास कुछ नहीं कराऊंगा, मैं तो सिर्फ नहीं देख रहा हूँ अभी विकास कितना हुआ है क्या नहीं हुआ। आप विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सीएम राजे जो अलग अलग जातीय समूह से मिल रही हैं उसके पीछे क्या मैसेज है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप इस चीज की, इस बैठक की बारीकी देखिए कि किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री किसी शहर में जाती हैं और वहाँ के प्रभावशाली आम लोगों से जन संवाद करती हैं, अलग अलग समुदाय से यानी जन संवाद करती हैं। तो उसका महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि सभी पक्षों को देखा जा रहा है और उसमें बैठक जो नतीजा होगा निश्चित रूप से जीत के रूप में सामने आएगा। तो जातियों से बैठक करके ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जीत सुनिश्चित की जाए, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है और टक्कर जो है वो कड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। जी सर, अब तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
आपको बता दें, मिशन उपचुनाव के चलते मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लगातार दौरे कर रही है और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलवर में है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अलवर में सीएम राजे के साथ ही बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष परनामी भी मौजूद है। आपको बता दें कि अशोक परनामी ने दावा किया कि तीनों उपचुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का कहना है कि माहौल बीजेपी के पक्ष में है। साथ ही अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह को भी आड़े हाथों लिया। अशोक परनामी से बात की हमारे संवाददाता सौरभ गृहस्थी ने। अध्यक्ष अशोक परनामी जी हमारे साथ मौजूद है। परनामी जी, काफी दिनों से आप भी यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोगों की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। किस प्रकार की रणनीति है अब आप लोगों की, कैसे जीते हैं? आज सीएम राजे भी चुनाव प्रचार का आगाज कर रही हैं। देखिए, तीनों उपचुनाव में, दोनों लोकसभा और एक मांडवगढ़ विधानसभा में बहुत ही सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ जितने मतों से हम पिछली बार जीते थे उससे कहीं अधिक मतों से हमारे तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। और जहां तक अलवर का है तो अलवर में बड़े ही सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। जहां जहां जा रहे हैं जनता इस बात से प्रसन्न है कि अलवर जिले में विकास के काम बहुत हुए हैं। करीबन 6,668 करोड़ के काम इस अलवर जिले में आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने विकास के काम कराए हैं। चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो सीवरेज का हो, हर दिशा में यहाँ पर काम हुए हैं। और अभी मैं तो कल एक बयान सुन रहा था अपने डॉक्टर करण सिंह यादव जी का, तो वो कह रहे थे कि मैं विकास तो कुछ नहीं करवा पाऊंगा, केवल मात्र 8 महीने के लिए सांसद मुझे यदि जनता बनाएगी तो मैं बनूंगा, परंतु मैं कोई विकास के काम नहीं करवा पाऊंगा। अरे भी जनप्रतिनिधि भी बनना चाहते हो और विकास के काम भी नहीं करवाना चाहते हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक विकास में विश्वास किया है और कांग्रेस ने आज तक जातीय आधार की राजनीति करी है। अब जनता समझ चुकी है कि केवल मात्र विकास की राजनीति चलेगी, विकास के काम होंगे। निश्चित रूप से हमारे जसवंत जी यादव केंद्र में जाएंगे और निश्चित रूप से जो एनसीआर का इतना पैसा है, आज इसे एनसीआर में ले लिया, एनसीआर का इतना पैसा है, वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से भी पैसा लाएंगे और राज्य सरकार से भी पैसा लेकर के जाएंगे और इस अलवर जिले का जितना विकास अभी हुआ है और विकास कराने का वो काम करेंगे। हम विकास करवाएंगे, वो केवल मात्र वायदे देंगे। आपने विकास की बात की, 4 साल आप लगातार विकास की बात करते आए। अब ऐसा क्या रहा कि इतने लोगों को, इतनी पूरी टीम जो है चुनाव प्रचार में जुटी हुई है? देखिए, जब भी कभी परिवार का चुनाव होता है तो परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं। फिर चुनाव तो चुनाव है, जंग तो जंग है, तो जंग की लड़ाई तो जंग के हिसाब से ही करते हैं। आज पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक मुखी होकर के इस चुनाव को लड़ रहा है। सीएम का क्या कार्यक्रम रहेगा आज और आगे? फिर कोई प्रचार का कार्यक्रम बन रहा है? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी अभी कल अजमेर थी, परसों मांडवगढ़ थी, आज वो अलवर पधारी हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे मुलाकात करेंगी और पूरी जानकारी प्राप्त करेंगी। 25 तारीख को रोड शो की तैयारी की जा रही है अलवर में, अभी तय करेंगे। थैंक यू। उपचुनावों में मतदान का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे ही दोनों पार्टियों ने अपने प्रचार को भी चरम पर पहुंचा दिया। कोटा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तीनों सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जनता विकास के मुद्दे पर मतदान करेगी। तो वही फिल्म पद्मावत को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि इस मामले पर गृह मंत्री अपना बयान दे चुके हैं। देखिए, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जबरदस्त उत्साह है। कल मैं अजमेर ही था और एक विकास और सुशासन, इन 2 मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें मेघवाल ने कहा कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। पायलट ने पलटवार करते हुए कहा कि देश में महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और बीजेपी इसे कोई मुद्दा नहीं मानती। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी सत्ता के नशे में डूबी हुई है। लोकसभा उपचुनाव में प्रचार की रंगत अब रवानियत पर है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट आज अजमेर के हाथीखेड़ा से अपने प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। गांव से निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि अब जो प्रचार है वो अपनी पूरी चरम पर है।
हमारे साथ इस वक्त पीसीसी चीफ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके से भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, पीसीसी चीफ ने आज गांव से अपना प्रचार शुरू किया है। सर, भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है, आप आज गांव से दौरा कर रहे हैं। भाजपा की सरकार ने अगर 4 साल विकास किया होता तो आज हताश होकर मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों को गली गली घूमना नहीं पड़ता। पब्लिक अपने आप विकास को देखकर उनके पक्ष में वोट डालती। लेकिन आज तीनों जगह जहां उपचुनाव हो रहा है और विशेष रूप से अजमेर में हम देख रहे हैं, पूरी ताकत लगा रही है सरकार, लेकिन जनता मन बना चुकी है कि जिन लोगों ने धोखा दिया है, 15 लाख नौकरी का वादा किया, विकास का वादा किया, वो सब झूठे साबित हुए हैं। जनता का संतोष का बांध टूट गया है और ये उपचुनाव में लोग अपार बहुमत देके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि विकास के नाम पर धोखा हुआ, छलावा हुआ है और लगातार बीजेपी ने दावे किए। अजमेर में सारी उनकी पोल खुल गई है। सर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल कहा कि महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। अब महंगाई मुद्दा नहीं है तो पब्लिक बताएगी। मैं गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस के राज में 350 रुपये का था, आज 750 रुपये का है। फल फूल साग सब्जी, गैस, नमक, चीनी, साबुन, तेल, जो भी आप बाजार में लेने जाओ आज महंगा हो गया है। तेल महंगा हो रहा है। महंगाई मुद्दा नहीं है तो जनता इतनी त्रस्त क्यों है? वो जनता जवाब देगी और करारा जवाब देगी। इस अहंकार को, जो जनता की पीड़ा को समझने से इनकार कर रहे हैं, महंगाई को मुद्दा नहीं मान रहे हैं, बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मान रहे हैं, किसान की आत्महत्या को मुद्दा नहीं मान रहे हैं, इन सब लोगों का सूद समेत बदला लेगी इन लोगों से बीजेपी के, और मतदाता कांग्रेस को आशीर्वाद देगा। सर, पेट्रोल डीजल के लिए भी उन्होंने कहा कि अगली काउंसिल बैठक के अंदर इनको जीएसटी। अब ये काउंसिल और बैठक से मतलब नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का दाम 1/3 हो गया है और फिर भी 65-70 रुपये हम उपभोक्ताओं से ले रहे हैं। कांग्रेस राज में 10 पैसा बढ़ता था तो भारत बंद करते थे और आज लगातार महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं और इस तरह का घमंड और अहंकार जनता बर्दाश्त नहीं करती है। भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से सचिन पायलट जो पीसीसी चीफ हैं, उन्होंने प्रचार के दौरान उनका साफ मानना है कि जिस तरीके से महंगाई और युवाओं जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको लेकर जनता अब कांग्रेस के समर्थन में है और कांग्रेस इन्हीं युवाओं के बलबूते इन तीनों उपचुनावों में अपनी विजय हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ दीपक दादीज, ईटीवी न्यूज, अजमेर। मांडलगढ़ बड़लियास में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कांग्रेस प्रत्याशी विवेक धाकड़ के पक्ष में आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने 4 वर्ष में राज्य की जनता की भलाई के कोई कार्य नहीं किए और विकास के कार्य भी ठप पड़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर उसे मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाया जाता है। ये बात उन्होंने खुद सचिन पायलट को भी कही थी। अशोक गहलोत से उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर बात की हमारे संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। हमारे साथ हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत जी, जिन्होंने अपनी जादूगरी और राजनीति का जलवा गुजरात में दिखाया और बीजेपी का विकेट लेते लेते अपनी पार्टी के नेता की बदजबानी की वजह से खुद रन आउट हो गए। सीपी जोशी जी और सचिन पायलट जी, अविनाश पांडे मंच साझा किया और कोशिश की कि कांग्रेस एक ये मैसेज देने की कोशिश की, पर आपका जो सीकर का बयान था उसको ये कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष जब बनते हैं तो उसको कुछ पत्रकार मुख्यमंत्री का सपना दिखा देते, पर आला कमान तय करता है। उसको लेके बीजेपी में और बाकी लोगों में कई तरह की प्रतिक्रिया आई। देखिए, मीडिया हर बात को जोड़ के देखता है, अपनी खुद की समीकरण बना देता है। वो मैंने जो बात कही वो मैंने हर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को कहने का प्रयास किया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। सचिन पायलट जी बने थे अध्यक्ष, तो मेरी जब बात इनसे हुई तो बात मैंने उनको उस वक्त करने भी की थी कि ऐसा होता है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, तो इन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो वो बात मैंने रिपीट करी खाली कि क्योंकि जब बिना मतलब का पत्रकार पूछते रहा आपके गुटबाजी बहुत है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तब मैंने कहा कि मुख्यमंत्री तो हमेशा कांग्रेस के अंदर हाईकमांड तय करता है। ये सत्ता का सेमीफाइनल है या प्री पोल कह सकते हैं जो अलवर, मांडलगढ़ और अजमेर के चुनाव। नहीं, देखिए, चुनाव तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो नगर परिषद का हो, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे वो असेंबली या पार्लियामेंट का हो और चाहे उपचुनाव हो। तो इसलिए चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के मैदान में उतरी है। मैंने सुना है मांडलगढ़ में तो जो माइंड वाले लोग हैं उनको बाकायदा बुला के धमकाया गया है कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप चुनाव जिता के भेजो वरना हम देख लेंगे। तो ये अच्छी परंपरा नहीं। एक आज आपने गुलाब चंद जी कटारिया के लिए कहा अगर उनका बस चले तो राजस्थान के आईपीएस को पद्मश्री दे दे।
मैंने इसलिए कहा कि मैं देख रहा हूँ कि गृह मंत्री वो नाम मात्र के हैं, वो चलती नहीं है। लगता मुख्यमंत्री ने सारे पावर सीज कर रखे हैं, तो उनको अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई अगर वो तो जानते हैं कि हम उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, कैसे व्यक्ति वो, जब आपक होते हैं वो, जब वो गुस्से में नहीं आएंगे तो बड़े भले लगते हैं, भले हैं भी वो, पर गुस्सा आते ही उनको आपक हो देते हैं, चाहे मेरे बारे में हो, चाहे कांग्रेस के बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो। तो वो एक भावुक आदमी है। तो मैंने कहा भाई ऐसे व्यक्ति को तो अगर इनके बस चले तो ये बिना सोचे समझे सबको पद्मश्री के अवार्ड दे देवे, ये मैंने कहा था। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका कहना है कि राजस्थान की कांग्रेस एकजुट है। राजस्थान के तीनों उपचुनाव के प्रति इनका कहना है कि निश्चित रूप से कांग्रेस जीतेगी। और सबसे बड़ा इन्होंने हमला बोला राजस्थान की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री पे कि वो उपचुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करी, लोगों पर दबाव डाल रही है। कैमरामैन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, ईटीवी न्यूज, भीलवाड़ा। अजमेर लोकसभा उपचुनाव के लिए दूदू इलाके में भी मतदान होगा। इसके लिए जयपुर जिला प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली। आपको बता दें, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुनील भाटी ने बताया कि प्रशिक्षु कार्मिकों को वोटिंग की जानकारी देते हुए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को सेकेंड हैंड्स ऑन प्रशिक्षण इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में 24 जनवरी को और 28 जनवरी को आखिरी प्रशिक्षण के बाद उन्हें रवाना किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पद्मावती के मामले पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि मेवाड़ के पूर्व राजघराने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और सरकार भी पिटीशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगी कि अगर किसी भी तरह से जनहानि रोकी जा सके तो कोई रास्ता जरूर निकाले। लोगों ने स्वयं ने करणी सेना के नाम से करने से तो उन्होंने ना कहा कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे कुछ लोग, विशेष करके उदयपुर के महाराणा और बाकी लोग जो इस परिवार से संबंधित है और जो इनसे, वो लोग जरूर पार्टी बनकर के रिव्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमने उनसे यही कहा कि पहले आपकी रिव्यू पिटीशन पेश हो जाए सोमवार को, उसके कुछ समय बाद हम करेंगे तो हमारी पिटीशन को थोड़ी ताकत मिल जाएगी। गुजरात भी जा रहा है, गुजरात ने भी कहा है कि वो भी रिव्यू पिटीशन में जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री से तो हमारे यहाँ से बात हुई है, उन्होंने कहा हम भी आपकी पिटीशन को सपोर्ट करेंगे और मिलाएंगे। तो क्या बल मिलेगा इससे जब 3 राज्य जाएंगे? निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ जब इतने राज्यों की मानसिकता ये है कि इससे रिलीज होने से हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जोर आएगा। करना तो हमको पड़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन जनहानि हो सकती है, उसको बचाया जा सकता है अगर किसी तरीके से, तो कोशिश करते हैं। भंसाली की फिल्म पद्मावत जो विरोध के भंवर में फंसी है, अब उस पर बिग शॉट्स पॉलिटिक्स भी तेज हो गई है, जिसमें कई राज्यों के सीएम भी शामिल हो गए। पद्मावती से पद्मावत होने के बाद भी विरोध क्यों? 5 बदलाव के बाद भी पद्मावत पर धमकी क्यों? संसद बोर्ड से हरी झंडी पर भी कड़ी सेना लाल क्यों? सुप्रीम आदेश के बाद भी पद्मावत पर पॉलिटिक्स क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस पद्मावत फिल्म को देश की सबसे बड़ी अदालत ने हरी झंडी दे दी, उस पद्मावत पर हो रहे विरोध का साथ अब राजनेता भी दे रहे हैं। राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने वाली है। गुजरात सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्टडी कर फिल्म रिलीज पर फैसला लेगी। लेकिन सिर्फ राजस्थान और गुजरात में ही पद्मावत पर पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश के सीएम भी कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। फैसले के अध्ययन के बाद जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई बात रखनी होगी तो हम रखेंगे। बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने फिल्म पद्मावत पर बैन लगाया था। राज्यों के बैन के खिलाफ फिल्म के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के फिल्म न रिलीज करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी हो रही राजनीति और डर के माहौल में मल्टीप्लेक्स संचालकों ने गुजरात के थिएटरों में फिल्म पद्मावत को रिलीज न करने का फैसला लिया है। वो लोग बोलता है कि पिक्चर दिखाना नहीं, पिक्चर दिखाएंगे तो हम नुकसान करेंगे, वो नुकसान कौन भरपाई करेंगे, उसी वजह से हम थोड़ा डर गए। इन सब के बीच फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने ओपन लेटर लिखकर फिल्म रिलीज होने देने की अपील की है। विरोध करने वालों को भंसाली ने लिखा है,
आप जिस बात के लिए विरोध कर रहे हैं वो इस फिल्म में नहीं है और न पहले कभी था। ये आपको लिखित में 29 जनवरी 2017 को जयपुर में दिया जा चुका है। ये फिल्म पूरे राजपूत समाज को सम्मान महसूस कराएगी। हम आपको न्योता देते हैं कि आप अपने खुद के लिए ये फिल्म देखें और उसके बाद इस फिल्म की शांतिपूर्ण रिलीज के लिए हमारा सहयोग करें। साफ है, जिस विरोध के बाद भंसाली ने अपने फिल्म में कई बदलाव कर दिए, यहाँ तक कि फिल्म का नाम बदल दिया, उसके बाद भी विरोध का शायद कोई तुक नहीं बनता। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद भी पद्मावत पर घमासान जारी है। हालांकि फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। क्या अब आप भी फिल्म देखने सिनेमा घरों में जाएंगे? आप अपना जवाब हमें ट्विटर या फेसबुक पर दे सकते हैं। हमारी ट्विटर और फेसबुक आईडी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हां, आपको जवाब केवल हां या ना में ही देना है। जयपुर में शनिवार को ETV राजस्थान की तरफ से लाइफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए आपके सामाजिक सरोकार, चिकित्सा की संभावनाओं में ETV ने अपनी भूमिका को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का उद्घाटन कंसल्टिंग एडिटर वासेंद्र मिश्र, सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत, एडिटर JP शर्मा ने चिकित्सा क्षेत्र के कई जाने माने गणमान्य लोगों के साथ मिलकर किया। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लाइफलाइन कार्यक्रम में डॉक्टर गुणवंत सिंह झाला के साथ कई गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया। लाइफलाइन कार्यक्रम में मेडिकल से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। ETV के कंसल्टिंग एडिटर वासेंद्र मिश्र ने कहा कि आज के समय में हर गंभीर बीमारी का इलाज संभव है। हमारे नेटवर्क का मानना है कि व्यावसायिक प्रतिबद्धता के साथ साथ सामाजिक दायित्वों को भी निभाना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए सबसे बड़ी अगर सेवा कोई है समाज में तो मानव सेवा है। और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग जिस तरह से मानव समाज की सेवा करते हैं, हम कह सकते हैं कि एक तरह से वो पुनर्जन्म देते हैं। तो इस मौके पर हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं, आभारी हैं कि आप लोग यहाँ आए और ETV के आमंत्रण को स्वीकार किया। लाइफलाइन में फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के साथ ही चिकित्सा शिक्षा में चैलेंजेस पर भी बातचीत हुई, जिसमें राज्य में शुरू हुई स्वास्थ्य सेवा पर चर्चा हुई। चर्चा में JNU यूनिवर्सिटी के डॉक्टर संदीप बख्शी, महात्मा गांधी अस्पताल के डॉक्टर ML स्वर्णकार, मेयर अशोक लाहौटी, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर हरिपाल ने अपने अनुभवों को साझा किया। हमारे भारतवर्ष में मेडिकल एजुकेशन के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अच्छी बॉडी नहीं है और एजुकेशन के बारे में मेक एंड शिफ्ट होता रहता है। सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ, ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मेडिसिन देखिए, उन्होंने अपना स्टैंडर्ड आज तक वर्षों से FRCS, MRCP, FRCP सब तक मेंटेन कर रखा है। हमारे यहाँ डीप यूनिवर्सिटी से बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, लेकिन उनको कंट्रोल क्वालिटी कौन करता है? अगर गांव में आप डॉक्टर भेजना चाहते हैं, उनको अच्छा पेमेंट दीजिए और दूसरे उनकी बच्चों की एजुकेशन का भार गवर्नमेंट होता है। आज अगर सारे, एक तो ये चीज, दूसरे जो कई भी एबल्ड बॉडी डॉक्टर्स है, आज डॉक्टर की कमी बताते हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो बेसिक एमिनिटीज दे के हर गाँव में भेजिए सेवा करने को। आज बहुत से डॉक्टर तैयार है। पूरे ETV परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आप स्वस्थ जयपुर, स्वस्थ देश, स्वस्थ भारत यदि बनेगा तभी हम विश्व के महान देशों में जा पाएंगे। गंभीर बीमारी बन चुकी कैंसर रोग के सफल इलाज और नई तकनीक पर भी विशेषज्ञों ने आपस में चर्चा की, जिसमें BMC HRC के डॉक्टर असीम कुमार, डॉक्टर नरेश, डॉक्टर शशिकांत और डॉक्टर उपेंद्र ने अपने अपने अनुभवों को रखा। इस कार्यक्रम में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड मैनेजमेंट पर भी अलग से बात हुई। सबसे आखिरी में जाने माने डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने छोटे शहरों में बड़ी बड़ी कंपनियां किस तरह से अस्पताल में अपनी सुविधाएं दे रही हैं, इस पर भी विचार विमर्श किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज।
28 सितंबर 2016 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने 19 जवानों की शहादत का एलओसी पार कर बदला लिया। सेना के जांबाजों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि छेड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। पहली बार जांबाजों के सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी आप हिस्ट्री 18 पर 22 जनवरी यानी कि सोमवार रात 10 बजे देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए इस ऑपरेशन की छोटी सी इनसाइड स्टोरी। पाकिस्तान को हिंदुस्तान का सबसे करारा जवाब, एलओसी पार, अब तक का सबसे बड़ा अटैकिंग ऑपरेशन, उरी में 19 जवानों की शहादत के बदले का ऑपरेशन, 28 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी, स्ट्राइक के लिए किसने तैयार की सर्जिकल जमीन, अजीत डोभाल की रणनीति से बेहाल पाकिस्तान, टीवी पर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक के जांबाज कमांडो, भारतीय जांबाजों के शौर्य का पूरा सच, सर्जिकल स्ट्राइक। सोमवार रात हिस्ट्री टीवी 18 पर। उमा भारती जोधपुर दौरे पर है, बीजेपी पदाधिकारियों को अपने दौरे से दूर रखा गया। उमा भारती ने सीएम राजे की तारीफ भी की और कहा कि सीएम राजे के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की कर रहा है, राजस्थान को कई बड़े प्रोजेक्ट की सौगात मिलेगी। उमा भारती जोधपुर दौरे पर है, इसी के चलते उमा भारती ने बीजेपी पदाधिकारियों को अपने दौरे से दूर भी रखा और उमा भारती ने सीएम राजे की भी जमकर तारीफ की। कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में प्रदेश तरक्की कर रहा है, राजस्थान को कई बड़े प्रोजेक्ट की सौगात भी मिलेगी। राजस्थान के लिए खुशखबरी सुना रही हूँ, हम बहुत जल्दी रूरल ड्रिंकिंग वाटर के बड़े बड़े पायलट प्रोजेक्ट पूरे राजस्थान में शुरू करने वाले हैं, क्योंकि मुझे राजस्थान से हमेशा लगाव है और दया भी है इस बात की कि यहाँ के लोगों ने पानी के संकट का सामना अनादिकाल से किया है। लेकिन आज जब आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं तो हम पीने के पानी के गांव के लोगों के लिए, शहर के लोगों के लिए जो भी रास्ते निकाल सकें वो सरकार निकालेगी, तो हम उसमें सहयोग करेंगे। मेरा मंत्रालय तो वसुंधरा राजे की सरकार का पूर्णतम सहयोग करेगा। बढ़ते आगे, जयपुर जिले के अधिकारी सीएम हेल्पलाइन पर आ रही शिकायतों का सही समय पर निस्तारण नहीं कर पा रहे। इसका खामियाजा आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। अधिकारी हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों को एक टेबल से दूसरी टेबल पर भेज रहे हैं। हालात ये है कि राजस्व, सहकारिता, प्रारंभिक शिक्षा और कृषि जैसे जुड़े कई मामले लंबे समय से पेंडिंग है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार के पास इसकी मॉनिटरिंग का दायित्व है, लेकिन एडीएम की प्रभावी निगरानी नहीं होने से संबंधित अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे। और अब बात भिलवाड़ा की करते हैं। भिलवाड़ा के शाहपुरा से खबर मिली है, जहां पर लूलास गांव में बीती रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों ने यहां एक ही रात में 8 मकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोर यहां से करीब 50,000 की नकदी और 2 लाख के गहने चोरी करके ले गए। इन चोरों की एक महिला ने पकड़ भी लिया, लेकिन वो महिला को धक्का देकर फरार हो गए। चोर महिला के गले से भी आभूषण तोड़ कर ले गए और ग्रामीणों ने कई घंटे तक जंगल में चोरों की तलाश भी की, लेकिन उनका सुराग नहीं लग पाया। और अब बात टोंक की। टोंक के पीपलू उपखंड में दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत लग रही विद्युत लाइन में कार्य कर रहे एक श्रमिक की करंट लगने से मौत हुई। साथ ही एक श्रमिक को गंभीर अवस्था में सआदत अस्पताल में भर्ती करवाया। मिली जानकारी के अनुसार हिंद कंस्ट्रक्शन कंपनी की ये दोनों विद्युत श्रमिक बिना शटडाउन लिए कार्य कर रहे थे और उसी दौरान 11 केवी लाइन के करंट की चपेट में आ गए। इधर मामले की जानकारी मिलने के बाद बरौनी थाना पुलिस और JVNL सहायक अभियंता भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंप दिया। मौके तो लाइट का काम कर रहे थे तो उस वक्त करंट आ गया और दोनों घायल हो गए तो पीपल हॉस्पिटल में लाया। वहाँ आने पर डॉक्टर साहब ने एक को मृतक घोषित कर दिया और एक को टोंक रेफर कर दिया। 2 व्यक्ति जुलूस कर भर्ती हुए। सूचना मिलने पर मैं जाप्ता यहाँ पहुँचा। आकर देखा तो सोहनलाल सनोब राम प्रसाद नाथ जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी डेड बॉडी मुताबिक रखी हुई है। छोटू सनोब दन्ना मीना दूसरा हुआ था, जिसको डॉक्टर साहब ने टोंक रेफर कर दिया है। इलाज तो टोंक जा चुका है। मृतक के छोटे भाई सीताराम ने रिपोर्ट पेश की है, जिस पर कार्रवाई कर रही है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है।
सुजानगढ़ में रेलवे माल गोदाम और वार्ड नंबर 43 में पार्षद सहित अनेकों लोगों ने नगर परिषद प्रशासन से गंदे पानी की निकासी के लिए बनाए गए गड्ढे को बंद करने की मांग की। दरअसल आपको बता दें, यहां से निकलने वाला गंदा पानी खेतों में जाने का काम आता है, लेकिन नगर परिषद द्वारा रास्ते पर ही गड्ढा बना देने से जल भराव हो जाता है। साथ ही आम लोगों को इसके चलते खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। प्रशासन को बहुत बार इसका कोर्ट का जो आदेश है उसकी भी प्रतिलिपि दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं है। कच्चे तलाई छोड़ के एक टेम्परेरी यहाँ बना रखा है, जिससे बहुत समस्या हो रही है। बारिश के टाइम में तो यहाँ से पास से आदमी नहीं गुजर सकता और आम कटानी रास्ता है। ये पूरा खेतों का 2 कटानी रास्ता है, जिसके ऊपर ये अवैध तरीके से ये घेरानी बना दी गई है। इसका पहले समाधान हो, उसके बाद में ये लाइन चालू की जाए। और जो रेलवे माल गोदाम का पानी छोड़ा जा रहा है, ये उससे भी ओवरफ्लो होकर रास्ता अवरुद्ध हो रहा है। इसमें 23 नंबर वार्ड से एक लाइन और डालने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं नगर परिषद वाले। ये जो गड्ढा खोदा है, ये आम कटाने रास्ते के बीच में खोद के रास्ता अवरुद्ध कर दिया। खेतों में जाने वालों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। बढ़ते आगे, स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में आज हर कोई अपनी भागीदारी दर्ज करवा रहा है। कोटा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी स्वच्छता अभियान की शुरुआत बस स्टैंड पर सफाई करके की गई और इस अभियान में हिस्सा लेने के लिए बैंक के सभी ब्रांच के अधिकारी ने इस दौरान स्टैंड पर खड़ी बसों को भी साफ किया। बैंक कर्मियों ने दावा किया कि अभियान को अनवरत जारी रखकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सफाई का जिम्मा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोकल स्टाफ ने, ब्रांचेस के स्टाफ ने लिया और आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है इसका सफाई किया गया। और इसी तरह से हमने जो बसेस हैं, बसेस के अंदर भी जो है सफाई अभियान किया और उसके लिए यात्रियों ने काफ़ी प्रशंसा की और मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें स्वच्छता के लिए जागरूकता रहे। अब हम सब ये आज शपथ लेके जा रहे हैं यहाँ से कि हम जो है स्वच्छता को हमारे जीवन में अपनाएंगे और इसको केवल एक दिन, एक पखवाड़े तक सीमित नहीं रखेंगे। इसको हम कंटिन्यू हमारी ज़िंदगी में, हमारी शाखाओं में, जैसे कि हमारे साहब ने हमको इंस्ट्रक्शन दिया कि हमको आज के बाद हमारी शाखाओं को भी इस तरह चकाचक रखना है, जैसे आज हमने बस स्टैंड को चकाचक किया है, और इसको हमारे जीवन में अपनाएंगे। रुक करते अगली खबर का। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 43 में राजकीय विद्यालय के पास मौजूद एक जर्जर सामुदायिक भवन बच्चों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लोगों को हर वक्त किसी न किसी हादसे का अंदेशा यहां पर बना रहता है। लोगों का कहना है कि ये सामुदायिक भवन सालों से जर्जर अवस्था में है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भवन जर्जर अवस्था में पड़ा है और प्रशासन से कई बार इस बात की शिकायत भी की गई, पर इसकी ना ही कोई सुध ली गई और ना ही कोई ठोस कदम भी उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन और पर्यावरण के संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए पेट्रोलियम कंपनियों ने अपना अभियान शुरू कर दिया। दौसा में आज भारत पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली को आरटीओ जगदीश प्रसाद बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आयोजक कपिल राजौरिया ने बताया कि सभी पेट्रोलियम कंपनीज की तरफ से प्रधानमंत्री के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दौसा में साइकिल रैली निकाली जा रही है। आरटीओ जगदीश प्रसाद बैरवा ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। जन जन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाने की कवायद इस रैली के जरिए देखी जा रही है। हज के लिए कुर्रा निकाला जाएगा। आपको बता दें, सचिवालय में ये कुर्रा निकाला जाएगा। 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने हज के लिए आवेदन किया। 4,471 सीटों के लिए ये कुर्रा निकाला जाएगा। आपको बता दें, हज कमेटी की चेयरमैन अमीन पठान और सभी सदस्य इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। हज के लिए कुर्रा निकाला जाएगा। आपको बता दें, सचिवालय में ये कुर्रा निकाला जाएगा। 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने हज के लिए आवेदन किया। 4,471 सीटों के लिए ये कुर्रा निकाला जाएगा और इस दौरान हज कमेटी के चेयरमैन
अमीन पठान और सभी सदस्य भी यहां पर मौजूद रहेंगे। हज के लिए निकाला जाएगा कुर्रा। सचिवालय में ये कुर्रा निकाला जाएगा और 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन किया। 4,471 सीटों के लिए कुर्रा निकाला जाएगा। आपको बता दें कि हज कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान और सभी सदस्य इस दौरान कुर्रा निकालते वक्त मौजूद रहेंगे। हज के लिए कुर्रा निकाला जाएगा। सचिवालय में ये कुर्रा निकाला जाएगा और 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने हज के लिए आवेदन किया है। आपको बता दें 4,471 सीटों के लिए ये कुर्रा निकाला जाएगा और इस दौरान अमीन पठान और सभी सदस्य भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सभी जिम्मेदार अधिकारियों की मौजूदगी में ये कुर्रा निकाला जाएगा। हज के लिए निकाला जाएगा कुर्रा। सचिवालय में कुर्रा निकाला जाएगा। 14,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसके लिए आवेदन भी कर दिया। 4,471 सीटों के लिए कुर्रा निकाला जाएगा। आपको बता दें इस दौरान सभी जिम्मेदार अधिकारी की मौजूदगी में ये कुर्रा निकाला जाएगा। हज कमेटी के चेयरमैन अमीन पठान और सभी सदस्य यहां पर इस दौरान मौजूद रहेंगे। बढ़ते आगे, भरतपुर के जिला शिक्षा अधिकारी में कार्यरत लिपिक विष्णु शर्मा के निधन पर आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उनके साथियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। और इस दौरान कर्मचारियों ने जिला शिक्षा अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रताड़ना की वजह से ही विष्णु शर्मा की मौत हुई। कर्मचारियों ने डीईओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करके निलंबन करने की मांग की। एक अधिकारी द्वारा हमारे मंत्रालय कर्मचारी साथियों को समूचे 100% ऑफिस के समस्त कर्मचारियों को, इवन उनके प्रशासनिक अधिकारी जो एडीओ स्तर के होते हैं, उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा था। बेवजह उल्टी सीधी भाषा बोल करके और उन्हें परेशान करना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। बार बार नोटिस देना, इस कारण से परेशान होकर उनको मानसिक आघात पहुंचा, जिसकी वजह से यह दुखद घटना हमारे सामने परिस्थिति उत्पन्न हुई। और अब बात एक अच्छी खबर की। अब बेटियों को बचाने वाले प्रदेशों की सूची में शामिल हो गया है शिक्षा नगरी कोटा में भी युवाओं की टोली ने बेटियों को बचाने की जो मुहिम छेड़ी है, जो सबके लिए नजीर बन गया है। पेश है रिपोर्ट। कोटा में बेटी बचाओ अभियान, ढोल नगारे बजाकर बेटियों का स्वागत। कोटा के जन संगठन निभा रहे अहम भूमिका। राजस्थान में लाडो को बचाने के अभियान में कोटा के जन संगठनों और पीसीपीएनडीटी कानून अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि घर में अब बेटी के जन्म लेने पर ढोल नगारे बजाकर उसका स्वागत किया जाता है। पल को यादगार बनाने के लिए परिवार में कुरान और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथ भेंट किए जा रहे हैं, ताकि बेटियों का महत्व मालूम हो सके। कपड़े हैं, माला फूल है या मिठाइयाँ हैं, ये तो एक समय होता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। बाकी जो ये कुरान और जो गीता दी गई है, तो ये ताउम्र पूरी जिंदगी पीढ़ियों तक घर में रहेगी। और हमेशा जब भी उसको कोई भी पढ़ेगा और कहेगा कि बेटा तू जब पैदा हुई थी या बेटी तेरा जब जन्म हुआ था, उस वक्त इन लोगों ने जो भी मतलब ये जो पहल की है, तो मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बेटियों का जो सरकारी जो आंकड़ा है वो काफ़ी कम है, तो हम उसको बिल्कुल समान करना चाहते हैं और बेटियों में भेदभाव न समझे। बेटी नहीं, एक संदेश भी देना चाहते हैं हम कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। लिंगानुपात के आंकड़े को सुधारने के लिए लगातार डिकॉय ऑपरेशन कर पिछले 2 साल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत अलग अलग राज्यों में कुल 67 ऑपरेशन किए गए, जिसमें 37 चिकित्सकों के साथ कुल 185 लोगों की गिरफ्तारी हुई। राज्य में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों में कमी लाने के लिए अब इसकी कमान वरिष्ठ आईएएस नवीन जैन ने संभाली है।
राजस्थान में आंकड़ा 2011 में बहुत ही बुरा था, 888 1000 लड़कों पे, और 2021 में दोबारा जनगणना होगी तब तक हम चाहते हैं कि इसमें कम से कम 30 या 40 अंकों का उछाल आए। उसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटियां पैदा हो। इसीलिए हम लोग राजस्थान के सेक्स रेशो एट बर्थ यानी कि जन्म पे जो लिंगानुपात है उस पर ध्यान रख रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले 3 सालों में वो 930 और 940 के आसपास चल रहा है। अगर ये 2021 तक मेंटेन रहता है तो निश्चित रूप से राजस्थान की जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो भारत में बेहतरीन होगी। सरकार की सख्ती, स्वयंसेवी संस्थाओं के जागरूकता प्रयासों के बीच कोटा के युवाओं की यह पहल उस उम्मीद की किरण को रोशन कर रही है जिससे न सिर्फ बेटियों को बचाने में लोगों की सोच बदलेगी, बल्कि इस अभियान से दूसरे राज्यों के लिए भी नजीर बनेगी, जहां आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। कोटा से टीवी न्यूज के लिए सचिन ओझा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। साथ ही ताज़ा खबरों के लिए news18rajasthan.com पर विजिट करें।